कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का जयशंकर प्रसाद चौथा पाठ। ठीक है, पद्य भाग का चौथा पाठ पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद। सूरदास, तुलसीदास और देव 3 पढ़ा दिए। अब ये चौथा पाठ हम शुरू कर रहे हैं। तो माँ सरस्वती को नमन करते हैं और फिर ये पाठ हम प्रारंभ करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध कॉमर्स कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। यानी ये रेगुलर पढ़ाई 8वीं तक की इन्होंने की। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। अब यहाँ पे आया है छायावादी काव्य प्रवृत्ति। देखो पीछे हमने सूरदास ने को पढ़ा तो वो भक्ति काल के थे, और तुलसीदास को पढ़ा वो भी भक्ति काल के थे, और देव को पढ़ा तो वो रीति काल के थे। और अब हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ने जा रहे हैं सॉरी। तो ये छायावाद के कवि माने जाते हैं। यानी आधुनिक काल को कई भागों में आगे बांटा गया है। तो आधुनिक काल में भाटेंदु काल, द्विवेदी काल और फिर छायावाद काल आता है। ठीक है, छायावाद काल के 4 स्तंभ कवि माने जाते हैं। तो प्रमुख है उनमें जयशंकर प्रसाद, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। ये 4 कवि प्रमुख माने जाते हैं। इनमें से छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का यहाँ वर्णन है। तो उनकी काव्य कृतियाँ हैं चित्रा, धारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। इन्हें इनाम मिला, पुरस्कार मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक कामायनी पर। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। तो इन्होंने ये 4 नाटक लिखे, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके 4 प्रमुख नाटक माने गए हैं। कंकाल, तितली और इरावती इनके प्रमुख उपन्यास माने गए हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह है। तो ये भी याद करने जरूरी होते हैं इनके कहानी संग्रह, नाटक और ये उपन्यास। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमल माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। ओज एक गुण माना जाता है कविता में। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो अब हम ये इस पाठ का यहाँ क्या सारांश दिया है वो देखते हैं। आत्मकथ्य है इनका खुद का। तो प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक निकलती थी। जब प्रेमचंद ने संपादन में शुरू किया, हंस पत्रिका का संपादन किया था। उस हंस पत्रिका में आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था कि इसमें कोई आत्मकथा विशेषांक निकालेंगे। तो जयशंकर प्रसाद को प्रेरित किया था कि आप अपनी आत्मकथाएं लिखें। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे अपनी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है। प्रसाद जी इसमें बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए कि मैं मेरी क्या आत्मकथा लिखूँगा। तो फिर भी ये असहमति के तर्क से पैदा हुई ये कविता है। आत्मकथा यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक से में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे।
कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तथा दूसरी तरफ एक महान कवि की भी विनम्रता इसमें देखी जाती है। यानी एक तरफ तो कवि अपने साधारण जीवन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसमें महानता भी दर्शाई जा रही है। तो अब हम ये आत्मकथा शुरू करेंगे कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही है पत्तियां देखो कितनी आगनी। यानी इस कविता में कवि ने अपनी अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताया है। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भंवरा मधुप गुनगुना कर, यानी मन रूपी भंवरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। मुरझाकर गिर रही है पत्तियां देखो कितनी आज गनी। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नीला आकाश के नीचे इस गंभीर अनंत नीलिमा असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते हैं अपनी ही व्यंग्य मलिन उपवास। यानी इसी प्रकार के अंतहीन नीला आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन बन और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कार्य कर रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है। यह लोग करते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपवास, यानी हर कोई चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हैं, अपना व्यंग्य मलिन उपहास एक दूसरे की उपहास कर रहे हैं। तब भी कहते हो क्या कह डालूं दुर्लभता अपनी, यानी हर किसी को दूसरे में कमी नजर आती है। यहाँ पे अपनी कमी कोई नहीं कहता, ये जानते हुए भी मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो, है ना, कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्लभता अपनी बीती। यानी इस संसार में लोग हैं वो एक दूसरे की मजाक उड़ाते रहते हैं, एक दूसरे से अपने से बड़ा मानने लगते हैं। फिर भी आप कह रहे हो कि मैं मेरी कुछ लिख डालूं इस दुर्लभता अपनी बीती, यानी मेरा इतना दुर्लभ जीवन बीता है तो मैं क्या अपनी आत्मकथा लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति, और तुम मेरी ये बीती हुई कहानी वह सुनाते हैं तो लोगों को अब उससे आनंद तो मिलेगा ही, परंतु साथ ही वे ये भी देखेंगे कि कभी सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल खाली है। यानी तुम मेरी इस खाली जीवन की कहानी को सुनकर क्या इसमें मजाक उड़ाओगे, क्या आप सुनोगे इसको। तो क्या कह रहे हैं, गागर रीति का मतलब मेरी ये अपने हृदय रूप, गागर का मतलब हृदय रूपी घड़े की बात कर रहे हैं कि मेरा ये बिल्कुल रीता है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं सुनाने के लिए। फिर भी तुम ऐसा मेरा खालीपन सुन पाओगे, और सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही ये खाली है, इसमें ना ही तो सुख है ना ही इसमें कोई खुशी है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, यानी कभी ऐसा न हो जाए। कभी कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है, जीवन में जो कुछ भी हो वह पाना चाहते हैं और वह उसके पास आकर भी दूर हो गया। यह उनके जीवन की एक विडंबना है। यानी अपने को समझो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले हो। अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले हो। कभी ऐसा ना हो जाए कि तुम ही मेरे इस जीवन की को खाली करने वाले हो, मेरी इस जीवन की कहानी को खाली करने वाले हो, और आप ही इसके आप दोषी ठहराओगे। अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाली, यानी मेरी सुनकर आप अपने में रस भर लेना चाहते हो। यह विडंबना, अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कभी कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है, जीवन में जो कुछ भी हो वह पाना चाहते हैं, वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया है। यह उनके जीवन की एक विडंबना है। वे अपनी इन कमजोरियों का प्रखान कर जग हंसाई नहीं कर सकते हैं। क्या करें, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। वो अपनी कमजोरियों को दूसरों को सुनाकर इस संसार में अपनी जग हंसाई नहीं करना चाहते। वे अपने छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इंचित वस्त्र मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार अब देखो कि भूले अपनी यह प्रवंचा औरों की दिखलाऊं में,
प्रवंचना का मतलब होता है धोखा, कि मैं औरों को धोखा दूँ मेरे इस भूले जीवन को सुना करके। तो मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया करके जो भाग गया। अब कवि अपने सपने की बात कह रहे हैं कि इच्छित वस्तु मिल जाने से कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है और स्वप्न में कोई इच्छित वस्तु मिल जाने से वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, यानी आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। आलिंगन का मतलब उसके जीवन में एक प्रेम आया था, एक प्रेयसी आई थी, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। एक प्रेमिका थी कवि की, वो भी चली गई, उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गई, क्योंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रहेगी। इसलिए कवि कहते हैं, यदि तुम मेरे अनुभवों को सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। अब देखो, अब वो अपनी प्रेयसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। विनम्ना अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं, भूले अपनी यह प्रवचना औरों की दिखलाऊं। कवि क्या कह रहे हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है। जीवन में जो कुछ भी वो पाना चाहते हैं वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया है। यह उनके जीवन की एक विडंबना है। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हंसाई नहीं कर सकते। वे अपने चले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की महज भांति टूट गया। भूले अपनी यह प्रसन्ना औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। अब कभी उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या थी बनकर रह गई, क्योंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। इसलिए कवि कहता है, यदि तुम मेरे अनुभवों के सवार में अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा आपको कैसे सुना सकता हूँ। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, मैं मेरे अपने सुखों की जो मेरे जीवन में कभी आया था वो मिथ्या बनकर रह गई। मैं उसकी अनुभवों को सार में अपने जीवन का घड़ा जो भरने जा रहे हो आप मेरे में, तो अपनी उज्जवल जीवन गाथा मैं आपको कैसे सुनाऊं। अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। अब कवि अपने स्वप्न की बात कर रहा है। इन पंक्तियों में कवि सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए जिनके सारे वे वर्तमान जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम को अनागित सपने संजोए थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए। उन्होंने अपने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, लेकिन मुस्किया कर जो भाग गए वो सपने उनके क्या है, अधूरे रह गए। मात्र सपने बनकर वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ ना मिला। वो सपने उनके सपने बनकर ही रह गए, जिनके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कभी अपनी प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती हो। यानी वो अपने कवि है, वो एक अपनी प्रेमिका की बात कर रही हैं, उनकी जिनके आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भागे स्वप्नों को, मतलब जिसके अरुण कपोलों की मतवाले सुंदर छाया में अपने कवि अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन करते हैं कि उनकी प्रेयसी की गालें इतनी लाल लाल सुंदर थी कि अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, कि सुबह की लाली भी उनसे ही लालिमा लेती थी। उनके जीवन में उन कवि अपनी प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पते की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी इस कंथा की। अब कवि क्या कहना चाहते हैं कि
परंतु अब वे ऐसी रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन में वे क्षण कवियों को मिलने में से पहले ही छिटक कर दूर चले गए हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे, मेरे जीवन की कथा को तुम जानकर क्या करोगे। ये तो अपने जीवन को वे अब छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, अपने से छोटा सा समझकर अपने ही नहीं सुनाना चाहते। वे अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। इसमें कवि सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में अपनी भलाई समझते हैं। वे इस पर मौन रहना चाहते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी कहते हैं कि आप मेरी ऐसी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे। अभी मेरी व्यथा, अभी उनके जीवन की कहानी सुनने का वक्त नहीं आया है। मेरे अतीतों को मत कुरेदो, उन्हें मौन रहने दो। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि मेरे ना जो दुख है इनको आप मत करो दो, इनको मौन रहने दो। यानी कवि कह रहे हैं कि यह संसार नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक का जीवन एक ना एक दिन मुरझाई हुई पत्ती के समान गिर जाता है। उन्होंने इस काव्य में जीवन को यथार्थ एवं अभाव को दिखाया है कि किस प्रकार हर आदमी कहीं ना कहीं किसी चोट के कारण दुखी है, फिर चाहे वो प्रेमिका का ना मिलना हो या फिर मित्रों के द्वारा धोखा खाना हो। उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे लोग उनकी आत्मकथा सुनकर वाह वाह करें। उन्हें तो लगता है कि उन्होंने अपने जीवन का सत्य सुनाया तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे और उनके चलते खुद को दोषी समझेंगे। उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया है, उनके जीवन की गगरी खाली रह गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में एक और उनकी सादगी का पता चलता है तो दूसरी ओर उनकी महानता भी प्रकट होती है। ये कवि ने अपना सारांश सुनाया है।